दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम सिर्फ CGL के लिए नहीं, CHSL हो गया, MTS हो गया और रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगिर टू। जितने आपका स्कोर बने आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा, जिससे कि हमको भी प्रोत्साहन मिले कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है। बात की जाए मगध की जो कैपिटल है वो राजगिरी से कहाँ शिफ्ट की गई थी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजगिर से जो मगध की कैपिटल है वो शिफ्ट की गई थी पाटलिपुत्र में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आपको बता दूं, मगध का जो मतलब प्राचीन वंश था वो था बृहदत्त। बृहदत्त ने संस्थापना की थी और उसके बाद बृहदत्त को हराकर बिंबिसार ने, आपको पता होगा बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे, उन्होंने हर्यक वंश को स्थापित किया। और जब उन्होंने ये स्थापित कर दिया तो उन्होंने जो क्या कहते हैं उनका जो पुत्र है, क्या नाम है उनका, उनका पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी और उसके बाद फिर वो राजा बना। तो मतलब इस वाले वंश में ना जो जिसमें बिंबिसार ने स्थापित की थी हर्यक वंश की, इसमें सभी ने अपने पिताओं को मार कर ही राजगद्दी को लिया है। और इनका जो आखिरी राजा था वो कौन था, तो इनका आखिरी राजा था नागदशक। हर्यक वंश का आखिरी राजा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो कौन था? नागदशक। नागदशक को मारने के बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ये भी याद रखना, ये भी मगध का ही इतिहास है। शिशुनाग ने जब स्थापना की शिशुनाग वंश की, तो उसके बाद इनका आखिरी राजा पूछा जाता है तो नंदीवर्धन इसके आखिरी राजा थे। नंदीवर्धन को जो महापद्मानंद ने हराया और नंदवन की स्थापना कर दी, किसकी? नंदवंश की। और उसके अंतिम राजा थे घनानंद। घनानंद को हराने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब मौर्य वंश के अंतिम राजा भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो इनके अंतिम राजा थे बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त। जो कि बृहदत्त को हराया किसने था, तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। देवभूति शुंग वंश के अंतिम राजा थे। और उसके बाद वासुदेव ने देवभूति को हरा दिया और हराने के बाद कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा थे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। सुशर्मा को हराने के बाद सिमुक ने हरा दिया और सातवाहन वंश की स्थापना उन्होंने कर दी थी। तो इस तरीके से मगध का पूरा सिस्टम चला। आपको ध्यान रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टीज़ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन जो मगध की जो डायनेस्टीज़ हैं इनको इनके सीक्वेंस में आपको सेट करना है। मैंने अभी रिसेंटली में आपको सारा बताने की कोशिश की है, तो आपको सेट करना है। अच्छा, पहले इनमें से कौन से ऐसे पहले थे जिनका पहला शासक चल रहा था? मैंने बताया आपको, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार तो पहले राजा थे, अंतिम राजा इनके थे नागदशक। तो पहला जहाँ चार होगा वही पहला होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, हर्यक वंश के बाद इनमें से कौन सा वंश था जो आया था? तो आपको बता दूं, हर्यक वंश के बाद आया था नागवंश। कौन सा? शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, लेकिन यहाँ पर तो शिशुनाग है ही नहीं। फिर इसके बाद जो नंदवंश, नंदवंश कब आया? तो महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की। तो जो हर्यक वंश को हटाने के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद आया जो नंदवंश, तो यहाँ पर नंद ऑप्शन में है। उसके बाद हमारा मौर्य आया और मौर्य के बाद आया हमारा शुंग वंश। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप SSC CGL के
एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए 700 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बनाया गया है, जो कि 39 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, इसे तो आप परचेज़ कर ही चुके होंगे, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे कवर किए गए हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सुल्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर ए साहनी द सेकेंड अलेक्जेंडर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिकंदर ए साहनी किस सुल्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया था। तो अब बता दूं मैं आपको भी पता होगा। सिकंदर ए साहनी कौन थे? वो आपने देखी है, एक मूवी आई थी जिसमें खिलजी का रणवीर सिंह ने अपना किरदार निभाया है, तो उसमें कहा जाता है एक सीन में, सिकंदर ए साहनी अब मतलब दीपिका पादुकोण थी उसमें, तो उनके पीछे जाएंगे, इस तरीके से कोई डायलॉग था। तो सिकंदर ए साहनी अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को कहा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया रिपब्लिक है इन चारों में से क्यों है? तो आप सोच रहे होंगे इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसकी वजह से हो सकता है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड फॉर अ डिफाइनाइट पीरियड, बिल्कुल मतलब 5 साल बाद चुने जाते हैं ना हेड हमारे। तो इसमें सबसे बढ़िया आंसर आप सोच रहे होंगे ऑल ऑफ दिस, नहीं, सबसे बढ़िया आंसर है ना इसमें डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो हमारे राजा हैं वो हर एक डिफाइंड पीरियड के बाद चुने जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर द मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिलता है। तो आंसर यहाँ पर है हाइड्रोजन। यूनिवर्स में तो हाइड्रोजन है, अगर अर्थ की क्रस्ट में बोला जाए तो ऑक्सीजन वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन जो लगा हुआ है ना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे सारे ऑप्शन तो आपने पढ़ रखे होंगे। देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक यूएन का एक पार्ट है, और यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन ये भी है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन भी है। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, ये नहीं है यूनाइटेड नेशन का पार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में लिखा गया है, जो सेकंड ऑप्शन में लिखा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है, और इसको फाउंड किया गया था 1951 में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड, बर्न स्विट्ज़रलैंड में, और इसको फाउंड किया गया था 1874 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट इन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इफेक्ट में आया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये 1995 में इफेक्ट में आया था। याद रखना है, गैट को हराकर गैट हटाया गया था, उसके बाद जो हमारा WTO है वो आया था इफेक्ट में। ठीक है, गैट की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा था, आपको ध्यान रखना है, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा है, और इसको फाउंड किया गया था 1995 में WTO को। इस समय पर इसके हेड कौन है? तो नोगोन्जी ओकोंजा इवेला, जो कि नाइजीरियन अमेरिकन है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कम इनटू एग्जिस्टेंस विद। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस कॉन्फ्रेंस के बाद आया था एग्जिस्टेंस में? तो IMF आपने सुना होगा, ये आया है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद इफेक्ट में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC, USA की जो कैपिटल है वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर। तो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कितने साल के लिए इलेक्ट करती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये इलेक्ट किया जाता है कितने साल तक के लिए? तो ये 2 साल तक के लिए इलेक्ट किया जाता है। वैसे आपको बता दूँ, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जिनको हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जो 5 हैं ये परमानेंट कौन से हैं? यूके, रशिया, यूएसए, फ्रांस और चाइना। ये 5 देश ऐसे हैं जो कि परमानेंट हैं और बाकी हम नॉन परमानेंट जो मेंबर को 2 साल के लिए इनमें चुनते हैं। यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो इसकी 6 बॉडीज़, 6 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी हमने यहाँ पर बात की, दूसरी हो गई, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तीसरी हो गई, ट्रस्टीशिप हो गई, और साथ साथ सेक्रेटरीट, जो इनका सचिवालय है ना, सेक्रेटरीट, वो हो गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 पार्ट हैं इनके, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर किस चीज़ को कन्वर्ट करने के काम में आती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बिजली को, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नीचे लिखा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो जनरेटर आपने सुना होगा। जनरेटर का काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मीन की जगह मेन सोर्स होगा ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज। सन से एनर्जी हमें किस तरीके से मिलती है? तो आपको बता दूं, सन के पास बहुत सारे हाइड्रोजन, बहुत सारे हीलियम होते हैं। अब सोचिए, जब ये ज़्यादा होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? फ्यूज़ कराना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे, फ्यूज़ कराएंगे तो एनर्जी बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज़न ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई, हल्के हल्के जो न्यूक्लियाई हैं उनको यहाँ पर ऐड कराना है, और इससे एनर्जी जो बनेगी वो सन की एनर्जी होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज़ बॉर्डर यूक्रेन, मतलब कितनी यूक्रेन के साथ बॉर्डर कंट्री बना रहे हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कितने बना रहे हैं? तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज शायद करंट अफेयर के वीडियो में मैं आपको ये कई बार बता भी चुका हूँ। तो आपको बता दूँ, टोटल 7 कंट्री बॉर्डर बना रहे हैं यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ तो रशिया का विवाद चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चर्चित है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए तो यूक्रेन के साथ 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी बॉर्डर बना रहे हैं? तो बेलारूस, हंगरी, मालदोवा, पोलैंड तो बहुत ज़्यादा चर्चित भी है। यूक्रेन से ज़्यादातर जो शरणार्थी हैं, जो मतलब अपना घर छोड़कर गए हैं, वो ज़्यादातर पोलैंड में ही जा रहे हैं। और उसके बाद रोमानिया है, रशिया है और स्लोवाकिया है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। अगर आप मैप पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यूक्रेन ये रहा। यूक्रेन एक यूरोप की एक कंट्री है, और रशिया भी यूरोप की कंट्री है। रशिया तो यूरोप की सबसे बिगेस्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है। अगर छोटी बात की जाए तो वेटिकन सिटी है यूरोप की सबसे छोटी कंट्री। तो यूक्रेन जो कि रशिया के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा। उसके बाद साइड में बेलारूस है, फिर पोलैंड है, स्लोवाकिया है, कितने हो गए? 4 हो गए। हंगरी है, हंगरी के बाद रोमानिया है, और फिर मालदोवा है। तो ये 7 कंट्रियों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और नीचे ब्लैक सी है यहाँ पर, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रेयॉन इज़ मेड फ्रॉम। रेयॉन एक मतलब फाइबर होता है, ये किससे बना होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सेलुलोज से बना होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बात करें, ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स टू अ मास। अगर एक मास में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी मूव कर जाए यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब यूनिफॉर्म किससे? स्पीड से, एक्सेलरेशन से, मोमेंटम से, या एंगुलर वेलोसिटी से। तो जब बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म, तो वो एक्सेलरेशन से मूव करेगी। जब किसी पे फोर्स लगाया जाएगा तो एक्सेलरेशन, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, वहीं से लिया गया है, वही डेफिनेशन है ऊपर। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है स्टेशनरी एलिवेटेड ऑब्जेक्ट हैज़, जब एक रुकी हुई चीज़ को ऊपर घसीटा जाता है, मतलब ऊपर उठाया जाता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? तो आप कहोगे उसमें कौन सी आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। हाइट की वजह से जो भी एनर्जी बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी बनती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है डिस्क्रिप्शन, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर और रिकमेंड ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सके। धन्यवाद।